नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी पर शाम 6 बजे का न्यूज बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ निकिता। पश्चिम बंगाल के रुझानों में बीजेपी की बढ़त, बीजेपी दफ्तर पर जश्न का माहौल। नंबर फर्जी हैं, सूरज टूटने का इंतजार करें। बीजेपी की बढ़त के बीच बोली ममता। तमिलनाडु में पड़ा उलटफेर, एक्टर विजय की पार्टी टीवीके को 100 सीटों पर बढ़त। टीवी के प्रमुख विजय के पिता की कांग्रेस से खुली अपील, हमारे साथ गठबंधन करें। असम के रुझानों में बहुमत पा चुकी बीजेपी दफ्तर के बाहर लगे जीत के पोस्टर। पश्चिम बंगाल की 293 विधानसभा सीटों के लिए मतगणना जारी है। कोलकाता में भाजपा कार्यालय के बाहर जश्न का माहौल है। रुझानों से बंगाल में भाजपा की जीत के संकेत मिल रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आंकड़ों के अनुसार पार्टी 199 सीटों पर आगे है और 88 सीटों पर टीएमसी आगे है। वहीं कांग्रेस के खाते में 2 सीटें और लेफ्ट और अन्य के खाते में भी 2-2 सीटें जाती दिख रही हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में मतगणना के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बयान जारी कर टीएमसी के वोटिंग एजेंट से काउंटिंग सेंटर पर ही रहने की अपील की है। ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी किया। इसमें उन्होंने कहा कि मैं हाथ जोड़कर निवेदन करती हूं कि कोई भी वोटिंग एजेंट काउंटिंग सेंटर से दूर ना जाए। ये बीजेपी की योजना है। मैं ये कल से कह रही हूँ कि चुनाव आयोग पहले उनके नतीजे दिखाएगा, फिर हमारी पार्टी के। ममता बनर्जी ने कहा कि कुछ जगहों पर 2 दिन दौर की वोटिंग के बाद करीब 100 जगहों पर फोटो की गिनती रोक दी गई है। कल्याणी में 7 मशीनें मिली हैं जिन्हें गिना ही नहीं गया था। उन्होंने कहा कि केंद्रीय सुरक्षा बल टीएमसी के खिलाफ अत्याचार कर रहे हैं। हमारे दफ्तर में लोग घुस आए हैं, उस पर कब्जा कर लिया गया। आपने देखा है कि किस तरह एसआईआर के जरिए लूटमार कर सीटें जीती जा रही हैं। अभी हम 70 से 100 सीटों पर आगे हैं जिनके बारे में बताया नहीं जा रहा। सब कुछ झूठ बोला जा रहा है। चुनाव आयोग सेंट्रल फोर्स के साथ मिलकर अपना अलग खेल कर रहा है। हमारी पुलिस केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है। मैं पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से कहना चाहती हूं कि दुखी होने की जरूरत नहीं है। अभी 3-4 राउंड की गिनती पूरी हुई है और 14 से 18 राउंड के बाद हम ही जीतेंगे। इंतजार कीजिए, हम सभी आपके साथ हैं। हम टाइगर की तरह लड़ते रहेंगे। बता दें कि फिलहाल रुझानों में पश्चिम बंगाल में बीजेपी 199 सीटों के साथ बढ़त बनाए हुए है, जबकि टीएमसी 88 सीटों पर आगे है। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर से जीत का पूरा भरोसा जताया है और कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हार का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने ये टिप्पणी मतगणना जारी रहने और निर्वाचन क्षेत्र से रुझान सामने आने के बीच की। हालांकि ममता अभी भी भवानीपुर से आगे चल रही हैं। शुभेंदु का दावा है कि हिंदुओं ने ममता को हराने के लिए वोट दिया, लेकिन वहीं भवानीपुर में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 8000 से अधिक वोटों से आगे चल रही हैं। कोलकाता के कालीघाट इलाके में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आवास के आसपास सोमवार को सुरक्षा कड़ी कर दी गई। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक एक राज्य के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देश के बाद यह कदम उठाया गया। पीटीआई के मुताबिक कुछ लोगों ने ममता बनर्जी के घर के पास पहुंचकर जय श्री राम के नारे लगाए थे। इसके बाद चुनाव आयोग ने ये निर्देश दिया। चुनाव आयोग के निर्देश के बाद राज्य सचिवालय नाबन्ना के आसपास भी सुरक्षा बढ़ा दी गई। पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों से तोड़फोड़ की गई तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये वीडियो बाराबनी का बताया जा रहा है, जहां टीएमसी का ऑफिस जला दिया गया। आसनसोल में भी टीएमसी के ऑफिस में तोड़फोड़ हुई है, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। आरोप है कि आसनसोल में बीजेपी ने टीएमसी के कैंपों का पीछा किया और उनमें तोड़फोड़ की। ऐसे में स्थिति संभालने के लिए भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए जा रहे हैं। तमिल सिनेमा के सुपरस्टार जोसेफ विजय ने 2024 में अपनी राजनीतिक पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम यानी टीवीके बनाई थी और 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में पहली बार मैदान में उतरे। ताजा रुझानों में उनकी पार्टी 107 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि टीएमके 71 और एआईएडीएमके 55 सीटों पर है। तमिलनाडु की 234 सीटों में बहुमत के लिए 118 सीटों की जरूरत होती है, जिसे टीवीके आसानी से पार करती दिख रही है। टीवीके के प्रवक्ता फेलिक्स गेराल्ड ने दावा किया कि उनकी पार्टी अपने दम पर सरकार बनाएगी। ऐसे में विजय के नेतृत्व में सरकार बनने की संभावना मजबूत हो गई है। विजय की सफलता के पीछे उनके मजबूत फैन क्लब, सामाजिक मुद्दों पर उनकी फिल्मों का असर और युवाओं का समर्थन अहम माना जा रहा है। हालांकि इस बीच करूर रैली हादसा और उनके निजी जीवन की चुनौतियां भी सामने आई, लेकिन उनकी लोकप्रियता बरकरार रही। तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। इसी बीच टीवीके प्रमुख विजय के पिता एस.ए. चंद्रशेखर ने कांग्रेस से टीवीके के साथ गठबंधन करने की खुली अपील की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी ताकत खो रही है और विजय उसे फिर मजबूत बना सकते हैं।
चंद्रशेखर ने विजय की राजनीतिक यात्रा को 30 साल की तैयारी का नतीजा बताया और दावा किया कि वह मुख्यमंत्री बनने की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि विजय का जनता से गहरा जुड़ाव है, जहां लोग उन्हें अन्ना कहकर बुलाते हैं। उन्होंने विजय के अकेले चुनाव लड़ने के फैसले को साहसी बताया। टीवीके के मजबूत प्रदर्शन के बीच अब तमिलनाडु में नए राजनीतिक समीकरण और संभावित गठबंधनों पर चर्चा तेज हो गई है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के नतीजे के रुझानों में खराब प्रदर्शन पर टीएमके के संगठन सचिव आरएस भारती ने मीडिया से कहा कि राज्य में पार्टी ने अपना कर्तव्य पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाया था। उन्होंने कहा कि मेरा अनुमान है कि त्रिशंकु विधानसभा हो जाएगा। मैं इस परिणाम को एक शांत क्रांति की तरह देखता हूं। डीएमके और एमके स्टालिन के आक्रामक चुनाव अभियान के बावजूद सामने आ रहे नतीजों पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि डीएमके ने अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह निभाई है। लोग अपना कर्तव्य निभाने में विफल रहे। हमें इस परिणाम के पीछे की वजहों का विश्लेषण करना होगा। यानी अगर देखा जाए तो डीएमके ने अपनी हार को स्वीकार कर लिया है। केरल में कांग्रेस ने जीत का दावा किया है, क्योंकि रुझानों से पता चलता है कि पार्टी के नेतृत्व वाला यूडीएफ गठबंधन राज्य में तेजी से आगे बढ़ रहा है। रुझानों के अनुसार 140 सदस्यीय विधानसभा सीटों में से यूडीएफ को 100 सीटों पर, एलडीएफ को 35, बीजेपी को 2, इसके अलावा 3 सीटें अन्य के खाते में दिख रही हैं। कांग्रेस की केरल इकाई के प्रमुख सनी जोसेफ ने पत्रकारों से कहा कि यूडीएफ को यह जीत दिलाने के लिए हम केरल के वोटरों के आभारी हैं। यह एलडीएफ की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ एक फैसला है। केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ गठबंधन रुझानों में बहुमत पा चुका है। इस पर कांग्रेस नेता और लोकसभा सांसद शशि थरूर ने एक्स पर लिखा कि केरल में सुबह से ही यूडीएफ की शानदार जीत दिख रही है। आधे वोट गिने जाने के बाद हम 100 से ज्यादा सीटों पर बढ़त देख रहे हैं, जिसे 1 महीने पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने आगे कहा कि जनता ने साफ तौर पर बदलाव के लिए वोट दिया है। कांग्रेस शानदार प्रदर्शन कर रही है। हमारे साथी भी हर जगह बहुत अच्छा कर रहे हैं। बता दें कि केरल में कुल 140 सीटें हैं। बहुमत के लिए 71 सीटों की जरूरत है और फिलहाल कांग्रेस 100 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं इस बीच कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ गठबंधन के केरल में बढ़त हासिल करने के बाद तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल के कटआउट पार्टी कार्यालय के बाहर देखे गए। गौरतलब है कि कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ के जीतने पर मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। असम में 126 विधानसभा सीटों पर मतगणना जारी है। शुरुआती रुझानों में बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन आगे चल रहा है। हालांकि गुवाहाटी में बीजेपी के दफ्तर में बीती रात ही जीत के पोस्टर लगा दिए गए थे। इन पोस्टरों में लिखा था, अभूतपूर्व जन समर्थन और आशीर्वाद के लिए असम की जनता को हार्दिक धन्यवाद। पार्टी के राज्य कोषाध्यक्ष राजकुमार शर्मा का कहना है कि हम पहले से ही कॉन्फिडेंट थे कि जीत हमारी ही होने जा रही है, इसीलिए बीती रात ही हमने असम की जनता को धन्यवाद कहते हुए पोस्टर लगा दिए थे। अब बात करें रुझानों की, तो असम की 126 विधानसभा सीटों में से बीजेपी 100 और कांग्रेस 22 सीटों पर आगे चल रही है। असम में जोरहाट विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार गौरव गोगोई चुनाव हार गए हैं। यहाँ बीजेपी के हितेंद्र नाथ गोस्वामी ने उन्हें 23,000 से अधिक वोटों से हराया है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी के हितेंद्र नाथ गोस्वामी को 64,439 वोट मिले, वहीं गौरव गोगोई को 46,257 वोट मिले। गौरव गोगोई को कांग्रेस असम चुनाव में एक प्रमुख चेहरे के तौर पर पेश कर रही थी। गौरव गोगोई जोरहाट लोकसभा सीट से सांसद हैं। वो असम कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। बात करें पुडुचेरी की, तो वहां बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए आगे चल रहा है और रुझानों के अनुसार पुडुचेरी की 30 सीटों में से बीजेपी के खाते में 17, कांग्रेस को 8 और 5 सीटें अन्य के खाते में जाती दिख रही हैं। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने सोमवार को कहा कि अमेरिका को इस्लामिक रिपब्लिक से अपनी मांगे कम करनी चाहिए, क्योंकि मध्य पूर्व में 2 महीने से चल रहे युद्ध को खत्म करने को लेकर बातचीत रुक गई है। उन्होंने सरकारी टीवी पर प्रसारित एक ब्रीफिंग में कहा कि इस समय हमारी प्राथमिकता युद्ध को खत्म करना है। दूसरे पक्ष को एक समझदारी भरा रवैया अपनाना चाहिए और ईरान को लेकर अपनी बेतुकी मांगे छोड़ देनी चाहिए। ईरान की सेना ने सोमवार को चेतावनी दी कि अगर अमेरिकी सेना होर्मुज जलडमरू मध्य में घुसी तो उन पर हमला किया जाएगा। यह चेतावनी तब आई जब राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमेरिका इस जलमार्ग से गुजरने वाले जहाजों को एस्कॉर्ट करना शुरू करेगा। ट्रंप ने रविवार को कहा कि यह नया समुद्री ऑपरेशन, जिसे उन्होंने प्रोजेक्ट फ्रीडम नाम दिया, नाकेबंदी में फंसे कई जहाजों के क्रू मेंबर्स के लिए एक मानवीय कदम है।
इन जहाजों में सवार लोगों के पास खाने पीने और दूसरी जरूरी चीजों की कमी हो सकती है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए लिखा कि हम उनके जहाजों और क्रू मेंबर्स को चलडमरू मध्य से सुरक्षित बाहर निकालने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि जब तक यह इलाका जहाजों के आने जाने के लिए सुरक्षित नहीं हो जाता, तब तक वे वापस नहीं लौटेंगे। ट्रंप ने यह भी बताया कि यह ऑपरेशन सोमवार से शुरू होगा। ईरान की सेना ने जोर देकर कहा है कि होर्मुज चलडमरू मध्य की सुरक्षा इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की सेनाओं के हाथ में है और किसी भी स्थिति में सुरक्षित मार्ग और आवागमन सेनाओं के साथ तालमेल बिठाकर ही किया जाएगा। अल जजीरा के अनुसार यह चुनौती भरा ऐलान इस क्षेत्र में वाशिंगटन की बढ़ती नौसैनिक मौजूदगी के लिए एक सीधी चुनौती है। ईरानी सरकारी मीडिया द्वारा जारी किया गया यह आधिकारिक सैन्य बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हाल ही में घोषित नौसैनिक मिशन पर एक तीखी प्रतिक्रिया माना जा रहा है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। फिर हाजिर होंगे 8 बजे देश दुनिया की और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सत्य हिंदी। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.